हेलो चिल्ड्रंस, मैं भावना एंड वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। बच्चों, अपन ने कल 8th का एक चैप्टर पढ़ा था कंबशन एंड फ्लेम। उसका पार्ट फर्स्ट है जो अपन पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था अपन उसमें? कंबशन होता क्या है अपन ये पढ़ा था। कंबशन के न्यू टर्म्स पढ़ी थी, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन। उसके बाद अपन पहुंचे थे कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में। कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस पढ़ने के बाद अपन ने लास्ट में देखा था कि एक एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ा था, उसमें 3 चिमनीज थी और उसका जो कंक्लूजन था क्या निकाला था अपन ने कि ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है कंबशन के लिए। ऑक्सीजन एसेंशियल है कंबशन के लिए। यहां तक अपन अभी तक रीड कर चुके हैं। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन कितने टाइप का होता है देखिए। 3 टाइप्स ऑफ कंबशन होता है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड वन इज एक्सप्लोजन कंबशन। रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। रैपिड वर्ड का मतलब देखिए, रैपिड का मतलब क्या होता है अपन देखते हैं फटाफट से, कोई भी चीज फटाफट से हो जाना उसको कहते हैं अपन रैपिडली। ठीक है, तो रैपिड जैसे नाम है वैसे इसका काम है। क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल हीट अपन देते हैं। एक्सटर्नल हीट देने के बाद जो क्या होता है कि एनर्जी देने के बाद अचानक से कम टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको अपन कह देते हैं रैपिड कंबशन। क्या कह देते हैं? रैपिड कंबशन। अपन ने कोई हीट दी, उससे क्या हुआ कि बहुत ही कम टाइम में, कुछ सेकंड्स में ही क्या हुआ कि अपन को हीट प्रोड्यूस हो गई, तो उसको कह दिया अपन ने एक्सटर्नल जो हीट दी थी उसके बाद दूसरी हीट जो प्रोड्यूस हो गई उसको अपन कह दिया रैपिड कंबशन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, आपको लगती है भूख लगते हैं, आप खाना बनाने के लिए जाते हैं किचन में आप जाते हैं, गैस के बर्नर को ऑन करते हैं, बर्नर को ऑन करने के बाद मैच स्टिक जलाते हैं, उसके पास लेके जाते हैं और वो धपाक से जल पड़ता है ना, और फिर आप उसको अपना फूड बना लेते हैं। तो क्या हुआ, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड्स में क्या होता है कि वो गैस जलनी शुरू हो जाती है। तो इसको अपन कह देते हैं रैपिड कंबशन। सेकंड टाइप अपने पास आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? कोई भी चीज का अपने आप खुद ब खुद विकसित हो जाना, खुद ब खुद डेवलप हो जाना, वो हो जाता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का होता है कि बाहर से कोई भी, जैसे अपन ने पहली वाली रैपिड में अपन ने क्या किया, मैच स्टिक चालू की थी या लाइटर लगाया था, कुछ तो अपन ने उसको एक्सटर्नल हीट दी है। एक्सटर्नल हीट देने के बाद ही वो है जो दूसरी जो प्रोड्यूस करने लगा है हीट को। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है बच्चों, कोई भी हमें जो है एक्सटर्नल हीट नहीं देनी होती है। क्या मतलब है कि एक्सटर्नल हीट हम देंगे ही नहीं, वो खुद ब खुद जलने लगेगा, खुद ब खुद कंबशन की प्रोसीजर दिखाने लगेगा। थर्ड अपने पास आता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से आपको पता चल रहा है मतलब कि बहुत सारे साउंड के साथ कोई चीज का जलना, बहुत सारे साउंड के साथ कोई चीज का लाइट प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना, तो वो हो जाता है एक्सप्लोजन। जैसे कि दिवाली पर हम इतने सारे क्रैकर्स जलाते हैं, तो उसमें क्या, जैसे ही हम मैचस्टिक पास लेके जाते हैं और क्रैकर जो होता है वो तपाक से जल पड़ता है, और जो क्या होता है कि उससे हीट जो है प्रोड्यूस होने लगती है, लाइट जो है प्रोड्यूस होने लगती है। तो क्या हो गया, एक्सप्लोजन में क्या होता है, साउंड भी होना। चलिए अब मैं आपको एक बार जो मैंने लिखा है आपके लिए, जो आप नोट्स में अपने लिखेंगे वो देखिए। आप अपने नोट्स में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कंबशन डालेंगे बच्चों। यहाँ ऊपर टाइप्स ऑफ कंबशन 3 आप इसमें दिखाएंगे, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन कंबशन। ठीक है, ये तीनों आप लोग दिखा देंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या लिखेंगे, रैपिड कंबशन। जो मैंने आपको बोला है, सिर्फ वही जो मैंने आपको बोला है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने वही आपके सामने लिखा है। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से समझा हुआ होगा, तो आप अपने आप भी इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने जो आपको बोला है वही मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है मैंने, देखिए। The combustion reaction in which a large amount of heat, the combustion reaction in which a large amount of heat and light are produced in a short time. क्या किया, The combustion reaction in which large amount of heat and light produce, क्या प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। सेकेंड अपने पास रहता है द कंबशन इन विच नो एक्सटर्नल हीट इज गिवन। नो एक्सटर्नल हीट इज गिवन, इट्स अकर्स ऑन इट्स ऑन, अपने आप रूम टेम्परेचर पर जो है वो हीट दी नहीं जाती। एक्सटर्नल हीट कोई भी नहीं दी जाएगी, वो अपने आप रूम टेम्परेचर पर जलने लगेगा, अपने आप रूम टेम्परेचर पर कंबशन की प्रोसीजर देने लगेगा। थर्ड अपने पास है ए वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट, साउंड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बहुत ही फास्ट कंबशन रिएक्शन है जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जो मैंने आपको बताया है वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आपको बाद में समझ के ही लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, रटने की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही अपन को। When a burning matchstick is brought, अपन बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं नियर गैस बर्नर के पास,
एंड द गैस टैप इज ओपन, गैस की टैप को ओपन करते हैं, द गैस इमीडिएटली स्टार्ट बर्निंग, गैस जो होती है इमीडिएटली बर्निंग स्टार्ट कर देती है विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट, हीट और लाइट के प्रोडक्शन से। ठीक है, जो बताया वही लिखा अपन ने। देखिए अब अपन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इसका एक्सपेरिमेंट अपन लास्ट में करते हैं। फिर इसका क्या है, एक्सप्लोजन कंबशन का अपन एग्जांपल लिख दिया क्रैकर्स। ठीक है, अब आप आ जाइए अपने सेकंड पर, स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन में? मैंने आपको बोला कि खुद ब खुद को नो एक्सटर्नल हीट हम देते हैं और खुद ब खुद कंबशन की जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिया कार्बन डाइसल्फाइड। कंटेनर के अंदर क्या डाला मैंने, पूरा सॉल्यूशन डाल दिया कार्बन डाइसल्फाइड का। अब इसके अंदर मैंने व्हाइट फॉस्फोरस डाल के डिसॉल्व कर दिया, व्हाइट फॉस्फोरस डाल के डिसॉल्व कर दिया। अब मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, उसको टोंग की चिमटी की सहायता से मैंने उसे पकड़ा। ठीक है, चिमटी की सहायता से पकड़ा, उसके बाद मैं उसको यो 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 हिलाने लगी, वेव मोशन में मैं उसको यो 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 हिलाने लगी। उसको हिलाने के बाद आप देखेंगे कि वो क्या है, कंबशन करने लगता है, फायर प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या हो गया अपना स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें मैंने कोई बाहर से हीट कोई भी नहीं दी है, खुद ब खुद व्हाइट फॉस्फोरस है वो जलने लगा है। देखिए जब भी आप कभी लैब में जाएंगे काम करने के लिए, आप देखेंगे जो व्हाइट फॉस्फोरस है कभी भी वो जो खुला नहीं पड़ा होगा, उसको किसी ना किसी सॉल्यूशन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है बच्चों, ताकि वो जो है कंबशन की प्रोसेस ना दे दे, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस कंबशन देता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, खुद ब खुद हीट प्रोड्यूस कर देता है। चलिए ये तो थे अपने 3 टाइप्स कंबशन के, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन कंबशन। जिस फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, इस फॉर्मेट में आप अपनी कॉपीज में इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कैसे नोट्स बनाएंगे इसके, आप यहाँ पे डालेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन और इसी फॉर्मेट में आप इसको लिखेंगे और इसी फॉर्मेट में यूं करके उतारेंगे। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपना टॉपिक है फ्लेम। देखिए आप कभी भी कैंडल जगाते हैं, ठीक है, कैंडल जगाते हैं, आपने मैच उसके पास लेके और कैंडल जलने लगती है। कभी आपने कैंडल को इतना नजदीकी या फिर इतना गौर से आपने देखा है कि कैंडल में जो उसकी फ्लेम होती है, यानी कि कैंडल की जो फ्लेम होती है, कौन सी फ्लेम, रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड फ्लेम। ठीक है, रीजन, जिस रीजन में वो बर्न होती है, जैसे ये कैंडल हो गई और इस रीजन में ये बर्न होती है, तो ये जो इसकी फ्लेम है, आपने कभी देखा है इस फ्लेम में भी आपको क्या है, लेयर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स आपको दिखाई देती है, एक बिल्कुल सेंटर में होती है, फिर उसके एक बाहर होती है, फिर उसके एक बाहर होती है। 3 लेयर्स आपको दिखाई देती है। आपने शायद इतनी गौर से कभी नहीं देखा होगा, अब की बार जब भी आप कैंडल जगाएंगे तो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि क्या है कि तभी मैंने आपको ये बात, शुरू में ये चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये जो चैप्टर है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इसके बाद जो है आपको कई चीजें देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा, है ना, कई चीजें देखने का व्यू आपका चेंज हो जाएगा। आपने देखा अपने डेली रूटीन लाइफ में कैंडल जग रही है, आपने कभी इतनी गौर से देखा ही नहीं उसको कि उसके 3 लेयर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कैंडल आप जगाओ तो आप ये जरूर देखिएगा कि उसकी 3 लेयर्स जो हैं वो उसमें दिख रही हैं। देखिए क्या होता है फ्लेम, फ्लेम होता है रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड, एक रीजन है गैसेज के बर्न का, उसे अपन कह देते हैं फ्लेम। एक रीजन है गैसेस के बर्न का, उसको अपन कह देते हैं फ्लेम। देखिए ये एक कैंडल है मान लीजिए, ठीक है, ये कैंडल आपने जगाई, इसमें क्या है कि आपको 3 लेयर्स दिखाई देंगी, 1, 2 एंड 3, 3 लेयर्स आपको दिखाई देंगी। सबसे अंदर आपको डार्क जोन दिखाई देगा, डार्क जोन, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन वैक्स। देखिए जब आप मोमबत्ती जगाते हैं क्या होता है कि जैसे जैसे उसका मोम जो है वो पिघलने लगता है, वैक्स जो है मोल्टन होने लगता है, मोम पिघलने के साथ साथ बच्चों उसके अंदर जो होता है उसका जो वैक्स वेपर होता है, जैसे मोम पिघला और उसका जो वैक्स वेपर है, ठीक है, वाष्प निकलेगी, वैक्स वेपर निकलेगा। वो वैक्स वेपर जो है वो एयर के साथ, सराउंडिंग की एयर के साथ मिक्स हो जाता है और कंबशन की प्रोसेस होती है। क्या बोला था अपन ने शुरू में देखी थी, कंबशन के लिए एसेंशियल है ऑक्सीजन, एसेंशियल है ऑक्सीजन। अपन ने चिमनी जगाई थी, उस चिमनी में भी आप लोगों ने देखा था कि चिमनी जगाने के बाद उसमें जब तक उसको प्रॉपर, जब तक सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको नहीं मिली थी, वो चिमनी जो है उसकी जो कैंडल है वो बिल्कुल अच्छे से जगने नहीं लगी थी। सेम जो है वो चीज अपन यहाँ कर रहे हैं, अपन ने मैच स्टिक से जगाई कैंडल जगाई तो मैक्स जो आपका वैक्स है वो होने लग गया मोल्टन। वैक्स मोल्टन होने के साथ साथ क्या हुआ, जो वैक्स वेपर है वो आपके सराउंडिंग की एयर के साथ मिक्स हो गई,
सराउंडिंग के एयर के साथ मिक्स हो गई और उसने फायर प्रोड्यूस की और उसने क्या किया, फ्लेम दे दी अपन को। उसने क्या दे दी अपन को, फ्लेम। अब देखिए 3 जोन्स जो होते हैं फ्लेम के अपने पास रहते हैं, ब्लू जोन, येलो जोन एंड डार्क जोन। सबसे ज्यादा डार्क जोन होता है ये वाला, अंडर वाला, ठीक है, ये सबसे ज्यादा डार्क जोन होगा, ठीक है। लीस्ट हॉट, ये सबसे ज्यादा कम, सबसे ज्यादा ठंडा भी इसी को कह सकते हैं, अगर ठंडा नहीं कहो तो सबसे कम गर्म कह दीजिए, ठीक है। सबसे कम जो होता है जोन होता है वो अपने पास होता है डार्क जोन, सबसे अंदर वाला, ठीक है। उसके बाहर अपने पास रहता है येलो जोन या फिर इसको कहते हैं मिडिल जोन, ठीक है, येलो जोन या फिर इसको कहते हैं मिडिल जोन। लास्ट अपने पास रहता है ब्लू जोन, आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो जोन होता है, इस जोन में क्या होता है कि मोल्टन वैक्स तो होती है, साथ में वैक्स वेपर जो होती है वो अपन को मिलती है, ठीक है। अनबर्न्ड कार्बन वैक्स वेपर अपन को मिल जाती है, ठीक है। वैक्स वेपर मिलेगी तो ये क्या है कि बाहर वाली ऑक्सीजन से हो नहीं पाता अटैच, ऑक्सीजन जो है उसको मिक्स नहीं हो पाती, तो ये जो होता है कि अनबर्न्ड रह जाता है, ठीक है, बहुत ही कम जलता है, तो इसलिए ये जो सबसे ठंडा जोन बताया जाता है। सेकंड जोन अपने पास आता है येलो जोन। येलो जोन में देखिएगा आप, येलो जोन में क्या होता है कि वही होता है वैक्स वेपर, इसमें भी होती है। वैक्स वेपर के साथ इसके जो कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रहते हैं सेकंड जोन में। कार्बन के पार्टिकल्स वैक्स वेपर के साथ वो रहते हैं सेकंड जोन में। थर्ड जोन जो होती है कंप्लीटली कंबशन होता है, इसमें कंप्लीटली होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है और इसमें कंबशन अप्रोक्स मान लीजिए नहीं ही होता है, लीस्ट हॉट है, होता ही नहीं है, वैक्स वेपर के रूप में अपन को मिलने लगती है। अब देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इसमें से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ये बता के चली जाऊँ कि ये लीस्ट जोन है, ये येलो जोन है, ये ब्लू जोन है, ये डार्क जोन है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, डायग्राम मैंने आपको बना दिया, ऐसा सब कुछ बताकर मैं आपके पास से चली जाऊँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक आपको ये पता ना हो कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसके क्या क्या हमको आंसर देने हैं। देखिए, इसमें से आपसे ये बात पूछ सकता है कि सबसे लीस्ट हॉट जोन कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, डार्क जोन। लीस्ट हॉट जोन कौन सी है, डार्क जोन, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कार्बन पार्टिकल्स कौन सी जोन में आपको मिलते हैं, कार्बन पार्टिकल्स कौन सी जोन में आपको मिलते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी सेकंड जोन, वो हो जाएगी आपकी सेकंड जोन। देखिए ये वाली कार्बन पार्टिकल्स। और फिर आपसे अगर ये पूछ ले कि कंप्लीट कंबशन किसमें होता है, सबसे हॉट जोन कौन सी है, कंप्लीट कंबशन किसमें होता है, तो आप कह देंगे ब्लू जोन। कंप्लीट कंबशन इसमें होता है, सबसे हॉट ये होती है, कार्बन पार्टिकल्स हमें इसमें मिलते हैं, येलो कलर की होती है, मिडिल जोन है, और डार्कर जोन ये है, लीस्ट जो हॉट है वो ये होती है, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आपको ये पता चल गया, तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं आराम से। अब आप क्या कीजिए, इस डायग्राम को बनाइए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 3 कलर्स से बनाई है, आप इसको 3 लेयर को दिखाइए। इन लेयर की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, ये डिस्क्रिप्शन आप लिखिए, फ्लेम की डेफिनेशन लिखिए, इतना कीजिए। फिर हम इसके फ्लेम्स को कि ये जो है आपको कैसे पता चलेगा कि येलो जोन है वो येलो है, ब्लू जोन है वो ब्लू है, एंड डार्क जोन है वो डार्क जोन है। इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन बताएंगे कि इनकी जो फंक्शंस है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन इसको क्लियर करेंगे। चलिए फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से 4-5 एक्सपेरिमेंट्स करवाती हूँ। चलिए बच्चों, पहला अपने पास एक्सपेरिमेंट आएगा, क्या है अपना एम इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। मैंने आपको तो लिखने का पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट्स को आपको कैसे लिखना है, तो क्या है ये अपना रह गया एम, ठीक है। क्या एम है, टू शो डार्क जोन कंटेन अनबर्न्ड वैक्स वेपर। आपको ये बताना है जो डार्क जोन है, सबसे इनर जोन है, उसके पास अनबर्न्ड वैक्स वेपर है, इसका आपको क्या बताना है, इसको आपको एक एक्सपेरिमेंटली शो करना है, तो देखिए एक कैंडल जलाई अपन ने, ठीक है, ये कैंडल अपन ने जला ली। अब हुआ क्या, इस कैंडल में सबसे इनर जोन ही थी, इनर जोन में अपन ने ग्लास ट्यूब लगा दी, ग्लास ट्यूब, इनर जोन में आपने क्या लगा दी, ग्लास ट्यूब लगा दी। अब इनर जोन में ग्लास ट्यूब लगाने के बाद इसके अंदर जो वैक्स वेपर था, मोल्टन वैक्स के साथ साथ क्या होता है, वैक्स वेपर भी बनती है। वैक्स वेपर जो था वो इस ग्लास ट्यूब के थ्रू बाहर की तरफ आने लगी, ठीक है। अब वैक्स वेपर जो है वो पूरी फिल हो गई इसके अंदर, यहां से वैक्स वेपर इसके अंदर से आने लगी। यहां से अपन ने क्या किया, एक मैचस्टिक और ली और इस वैक्स वेपर के पास लेके चले गए, तो अपन ने देखा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी एक फ्लेम उठने लगी, यहाँ पर भी क्या एक फ्लेम उठने लगी। इससे क्या पता चलता है, इससे अपन को ये पता चला
कि डार्क जोन में अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन ने बाहर से एक्सटर्नल हीट वापस दी तो क्या हुआ, उसकी भी एक फ्लेम बनने लगी। क्या कंक्लूजन निकला, उसकी भी एक फ्लेम बनने लगी। देखिए क्या हुआ था, 3 जोन्स होती हैं, जो अंदर वाली जोन थी उसके आगे अपनी ग्लास ट्यूब लगा दी। अब उस ग्लास ट्यूब के पास अपन ने देखा कि यहाँ से जितनी भी अनबर्न्ड वैक्स थी वो इस ग्लास ट्यूब के अंदर आने लगी। कौन सी वैक्स, क्या कलर था, ग्रेइश व्हाइट कलर था, एक धुएं के रूप में वो क्या इसके अंदर आने लगी। अब इसके पास अपन लेके चले गए अपनी कैंडल। चलो भाई, हमने कैंडल इसके पास हम लेके गए, हमने क्या देखा कि ये भी एक फ्लेम की तरह फिर जलने लगी, ये भी एक फ्लेम की तरह जलने लगी। तो ये था अपना इजी सा एक एक्सपेरिमेंट जिसमें अपन ने शो किया जो डार्क जोन होता है उसके अंदर अनबर्न्ड वैक्स वेपर होती है। डार्क जोन के अंदर क्या होती है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास एक्सपेरिमेंट है। क्या एम है अपना, टू शो येलो जोन ऑफ कैंडल फ्लेम कंटेन अनबर्न्ड कार्बन। आपको ये बताना है जो सेकंड जोन थी, जो येलो जोन थी, वो अनबर्न्ड कार्बन लिए हुए है, उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन है, ये आपको शो करना है। चलिए कैसे शो करेंगे अपन ने क्या किया, 3 लेयर्स बनाई सेम एज पहले वाली की तरह ही अपन ने। ठीक है, ये 3 लेयर थी, ये अपने पास डार्क जोन हो गई, ये अपने पास येलो जोन हो गई और ये अपने पास ब्लू जोन हो गई। ठीक है, ब्लैक, ब्लू और येलो। आप क्या किया, ये येलो जोन जो थी बच्चों, इसके अंदर आपने क्या किया, आपने एक ग्लास की स्लाइड ली, इस ग्लास की स्लाइड को आपने ऐसे रखा येलो जोन के ऊपर, ऐसे इस ग्लास स्लाइड को आपने रख दिया। ठीक है, अब ग्लास के स्लाइड को इसके ऊपर रखने के बाद आपने देखा कि यहां पर आपको एक सर्किल बना हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का सर्किल नजर आने लगेगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि येलो जोन में सेकंड जोन में क्या है कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो कि स्लाइड पे आपको येलो जोन की तरफ नजर आने लगी। क्या अपन ने इससे वो किया, सिद्ध क्या किया अपन ने, क्या प्रूफ किया अपन ने इससे, अपन ने क्या किया, तीनों लेयर्स के बीच में सेकंड वाली लेयर्स के ऊपर अपन ने क्या, ग्लास की शील्ड लगा दी, ग्लास की स्लाइड रख दी। ग्लास की स्लाइड रखने के बाद आपने देखा उस स्लाइड पर गोल गोल यूं चक्रा सा अपन को ब्लैक कलर का नजर आने लगा। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड जोन जो होती है उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो इसीलिए अपन को क्या पता चला कि जो सेकंड जोन है उसके अंदर अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए बच्चों, आपसे अगर ये पूछता है कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि जो सेकंड जोन है उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको एम्स को लिखिए। ठीक है, इसके कंक्लूजन को जैसे मैंने आपको कल तरीका बताया था, एम लिखिए। ठीक है, आप एम लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे कि आपने क्या क्या किया। आपने एक कैंडल जलाई, कैंडल की 3 लेयर्स ली, उस पर ग्लास स्लाइड लगाई, ग्लास स्लाइड पर आपको ये चीज मिली और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज को प्रूफ कर रहे हैं, अगर आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को लिखने का आप सही तरीका लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक पैसेज के रूप में उसको लिखकर छोड़ देंगे, पैसेज के रूप में आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। मैंने काफी बार नोट किया है, मैंने काफी कॉपीज बच्चों की चेक की है जिसके अंदर उनका जो लिखने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत अनअट्रैक्टिव कह सकते हैं, जिसे बहुत ही बुरे तरीके से बच्चे लिखते हैं, पैसेज लिख के छोड़ देते हैं, एक्सपेरिमेंट को भी ऐसा बना देते हैं जैसे कोई कहानी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हर सब्जेक्ट का तरीका अलग होता है लिखने का। तो साइंस का तरीके की तरफ चलिए, केमिस्ट्री के तरीके की तरफ चलिए। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट लिखने हैं तो उसको अच्छे से शो कीजिए, एम लिखिए, ऑब्जर्वेशन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम को नॉमिनेट कीजिए। और एक और चीज बच्चों, अगर आप कोई भी डायग्राम एग्जाम में बनाते हैं, क्या होगा, उस डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए कि आप उसका लेबलिंग जो है वो एक तरफ करें, लेबलिंग जो है आप उसकी राइट हैंड साइड ही करें। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। बड़ी क्लासेस में ये चीज आपको जाके बताई जाएगी, मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट के कोई डायग्राम बनाते हैं या यूं ही कोई डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए कोई बायोलॉजी का डायग्राम है, मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का डायग्राम है, किसी भी सब्जेक्ट का जो डायग्राम है आप बनाएंगे तो कोशिश कीजिए उसके लेबलिंग जो है वो आप राइट साइड में करेंगे। ठीक है, ये जो तरीका होता है एक लेबलिंग का। लेबलिंग क्या होती है कि जो भी नॉमिनेट आप, जैसे ब्लू जोन है, ग्रीन जोन है, तो इसको अगर मैं यूं लिखूं ब्लू जोन, ये ग्रीन जोन, ये येलो जोन, ये व्हाइट जोन,
ये कैंडल ऐसे लिखूं, देखो आपको देखने में ये चीज कितनी बुरी लग रही है ना। और इसकी बजाय मैं अगर ऐसे लिखूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया, तो आप ऐसे लेबल कीजिए इसको, ठीक है। आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। मार्क्स जो होते हैं वो आपकी कॉपी के, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बोलता कि बच्चा, हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, हर कोई बच्चा रट सकता है, हर कोई बच्चा चीज को याद कर सकता है, पर मार्क्स उसी बच्चे के आते हैं जो कि अपनी कॉपी में प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी रखता है। तो आपको प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का तरीका, आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट करने का तरीका मैं साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इसको प्रेजेंट करना है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। क्या है इग्निशन टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर? देखिए, वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर भी कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो है वो बर्न होना शुरू हो जाए, उसे अपन कह देते हैं इग्निशन टेम्परेचर या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों टर्म्स का यूज हुआ है। और हो सकता है आपसे किंडलिंग टेम्परेचर क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको इग्निशन टेम्परेचर का नहीं पता हो, तो इसलिए आपको दोनों नाम जो है वो याद रखने हैं। अपन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या था ये टेम्परेचर? कोई भी सब्सटेंस जिस मिनिमम टेम्परेचर पर जलना शुरू कर जाए, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कंबशन शुरू कर जाए, उसे अपन कह देते हैं किंडलिंग टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर at which any substance, the lowest temperature at which any substance starts burning is called ignition और kindling temperature, ठीक है। वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट कर देता है उसे अपन कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस, अपन ने लास्ट टाइम जो एग्जांपल देखा था व्हाइट फॉस्फोरस, किस में देखा था अपन ने? ये स्पॉन्टेनियस में। व्हाइट फॉस्फोरस किस पे जलता है? 26 डिग्री सेल्सियस पे जल जाता है। और ऐसे का ऐसे ही रेड फॉस्फोरस जो बच्चों होता है वो जलता है 260 डिग्री सेल्सियस। क्या डिफरेंस रहा? देखिए व्हाइट फॉस्फोरस, सॉरी विच फॉस्फोरस लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये हो गया व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है और रेड फॉस्फोरस चलता है 260 डिग्री सेल्सियस पर। दैट्स व्हाई लैब में व्हाइट फॉस्फोरस रखते हैं हम वाटर में और रेड फॉस्फोरस रखते हैं हम नॉर्मल बॉटल में। तो क्यों? क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है रूम टेम्परेचर पे ही कंबशन देने लगता है, रूम टेम्परेचर पे ही जलने लगता है, इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस को हम लिख देते हैं वाटर बॉटल में और रेड फॉस्फोरस को लैब में हम रखते हैं ओपनली, यानी कि किसी भी बॉटल में हम उसको रख देते हैं। इसका किंडलिंग टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसका किंडलिंग टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको कोई सब्सटेंस दे दिया, मान लीजिए, ठीक है, आपको ये कह दिया कि इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना है, ठीक है, मान लीजिए आपको बहुत कम उसका इग्निशन टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए दो सब्सटेंस आपको दे रखे हैं, इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना है, इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना है, तो आपको कैसे पता लगाना है? जिसका कम होगा वो जल्दी जलेगा, जिसका ज्यादा होगा वो लेट जलेगा। जिसका टेम्परेचर कम है इग्निशन टेम्परेचर, किंडलिंग टेम्परेचर जिसका कम है उसको जल्दी जलेगा वो, और जिसका किंडलिंग टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है वो फिर लेट जलेगा। चला फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। अब एक इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन अच्छा सा। देखिए कैसे, क्या किया अपन ने दो बीकर लिए। मेरे बीकर थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं पर आप अपने बीकर सीधे बनाइएगा। चलिए ये हो गए दो बीकर मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मैंने यूं करके पेपर की फोल्डिंग्स लगा दी, यूं पेपर कप्स लगा दिए,
ठीक है। कैसे बनाते पेपर कप्स, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। पहले जब छोटे होते थे अपन, तो अपन क्या करते थे, जो पेपर को रोल रोल करके पूरा उसको गोल बनाकर टोपी बनाकर घुमा करते थे, है ना, टोपी बनाकर घुमा करते थे। वो टाइम हो सकता है आप लोगों ने ये चीज पता नहीं बनाई है कि नहीं बनाई, पर जिस टाइम में हम थे उस टाइम पे मैंने ये चीज देखी थी। देखिए इसके अपन ने पेपर के 2 कप बना दिए। अब एक के अंदर मैंने यहाँ पे पानी फिल कर दिया, वाटर, ये वाटर हो गया, ये बीकर हो गया, और ये हो गया पेपर कप, पेपर कप। यहाँ पर भी चीज सेम हो गई। अब यहां से भाई यहाँ पे हमने लगा दी कैंडल, यहाँ पे हमने लगा दी कैंडल, फायर प्रोड्यूस होनी शुरू हुई। अब आप देखेंगे दोनों तरफ देखो पेपर ही है, यहाँ भी वही पेपर है, यहाँ पे भी वही पेपर है, ठीक है। चेंज क्या है, यहाँ पे मैंने वाटर डाल दिया और यहाँ पे मैंने वाटर नहीं डाला था। अब देखिए, अब आप जलाएंगे तो सबसे पहले कौन सा वाला कप जगेगा, ए नंबर या बी नंबर? ऑफकोर्स बी वाला पहले जगेगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, वाटर के कारण इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसकी किंडलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसका जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अपने वाटर डाला ही नहीं है। उसके कारण उसके अंदर क्या होगा, वाटर के कारण कंडक्शन उसका चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, ये जो है वो लेट जगेगा और ये जो है वो जल्दी जगेगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो है वो फायर प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा, किंडलिंग टेम्परेचर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। किंडलिंग टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर इसका ज्यादा हो जाएगा और उसका हो जाएगा कम, क्योंकि वो अपने नॉर्मल स्टेज में है और यहाँ पे हमने वाटर डाल के इसको, वो एक भाषा में कह सकते हैं कि इसको थोड़ा बिगाड़ दिया है, थोड़ा सा उटपटा सा कर दिया है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो ये भैया बिगड़ गए हैं और ये जो है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन पे ही चल रहे हैं। तो ये जो है ए जो है वो लेट जलेगा और बी जो है वो जल्दी जलेगा, जल्दी प्रोड्यूस करेगा फायर, ठीक है। अब आप इसका एम भी लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे, कंक्लूजन भी लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे मैंने एक भी कर लिया, ये कप लिया, सब कुछ आप ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और कंक्लूजन में आप ये लिख देंगे कि अगर हम उसमें वाटर डालते हैं तो उसका कंडक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है, और कंडक्शन चेंज होने से क्या होता है कि जो कप होता है वो नॉर्मल कप हो जाए वो जल्दी जलता है, और वाटर वाला कप जो है वो लेट जलता है। क्लियर है? चलिए फटाफट इस डायग्राम को कॉपी कर लीजिए, आप थोड़ा सा इसको तरीके से बना लीजिएगा, और फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। चलिए मैं आपको इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जो होता है वो यहीं पर बता देती हूँ। वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस which have very low ignition point, the substance which have very low ignition point, देखिए वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है, इनका इग्निशन पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है, उसका हम कह देते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि कैरोसिन, कैरोसिन का जो वो होगा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, क्योंकि इग्निशन पॉइंट इसका बहुत ही लो होगा। और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये हो गए सब इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। एक छोटी सी डेफिनेशन है इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस की, कि वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो होते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद आप टॉपिक ये डाल लेंगे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस और ये डेफिनेशन लिख लेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है फ्यूल। एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी बाय बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस जो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है जलने पर, कोई भी सब्सटेंस जो जलने पर हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो अपने कह देते हैं उसको फ्यूल, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी बाय बर्निंग, जलकर वो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे अपन कह देते हैं फ्यूल, ठीक है। अब गुड फ्यूल्स की क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गुड फ्यूल्स कौन से होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे अपन ये कह सकते हैं ये फ्यूल जो है वो गुड फ्यूल है और ये फ्यूल जो है वो बैड फ्यूल है। चलिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास आती है चीप एंड रेडिली अवेलेबल। सस्ता होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए, जितना हम चाहें उतना अवेलेबल होना चाहिए, जिस टाइम हम चाहें उस टाइम अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड है इजी टू स्टोर, स्टोर बहुत इजीली हो जाना चाहिए। उसके स्टोरेज के लिए हमें ज्यादा ना ही तो हमारा खर्चा लगना चाहिए उससे, ना ही उसके लिए हमें ज्यादा जगह की जरूरत होनी चाहिए, ना ही उसके लिए ज्यादा एनवायरनमेंट की जरूरत होनी चाहिए, जो इजी टू स्टोर होना चाहिए। थर्ड है कंबशन कंट्रोलेबल। देखिए कंबशन कंट्रोलेबल क्या हुआ बच्चों,
कि जब भी उससे हम बर्निंग या कंबशन करें या फिर जब भी हम उससे हीट प्रोड्यूस करें तो वो हीट इस मात्रा में होनी चाहिए, इस क्वांटिटी में होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि उसे हम कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे जान मान या किसी चीज की भी हानि हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया तो हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे और उसमें के किसी प्रकार के जो हादसे हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं वो फिर होते जाएं। तो फोर्थ अपने पास पॉइंट है लो इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। उनका इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ अपने पास है नॉन पॉल्यूटेड। उनसे जब उनको अपन उन फ्यूल्स को जब अपन बर्न करें, उन फ्यूल्स को जब अपन जगाएं, उन फ्यूल्स को जब अपन हीट दें, तब उससे क्यों एयर्स जो निकलती है, जो उससे ऑक्सीजन, या चलो ऑक्सीजन तो होती है, अपने प्लस पॉइंट ही है, ऑक्सीजन तो अच्छी है, ऐसी जो एयर्स प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ऐसी जो गैसेस है वो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए जो पॉल्यूटेड कर दे अपने एनवायरनमेंट को। यानी कि नॉन पॉल्यूटेड गैसेस है जो वो प्रोड्यूस करे, पॉल्यूटेड गैस को प्रोड्यूस ना करे। अगर करे भी तो बहुत ही कम मात्रा में करे, जिससे कि अपने एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं हो। लास्ट अपना बचता है स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यू। जब हम उस फ्यूल को जगाएं, जब हम उस फ्यूल को यूज करें तो उससे जो रेसिड्यू बचे, रेसिड्यू मतलब जब भी कोई चीज का जो एक तरीके से कह दीजिए कचरा जब बच जाता है, जैसे कि आप जूसर मिक्सर मशीन होती है आपकी एक, ठीक है, अब आपने उसके अंदर ऑरेंजेस डाले, ऑरेंजेस डाल के आपने उसको जूस निकाला, रेसिड्यू क्या हो गया, जो ऑरेंजेस का गुदा जो बचा है वो रेसिड्यू हो गया, यो कि वेस्ट मटेरियल जिस तरीके का वो हो गया रेसिड्यू। तो इसने बोला है स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू का बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो अपने को मिलना चाहिए, ज्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, जिससे कि उसको वापस सेटल डाउन करने में अपन को दिक्कत नहीं रहे। तो ये तो थी अपनी गुड फ्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ये था अपने फ्यूल की डेफिनेशन। फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर अपन एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। चलिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। क्या होता है फ्यूल एफिशिएंसी? देखिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड ऑन कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर उसके कंबशन पर जितनी क्वांटिटी जो हीट जनरेट होती है उस सब अपन कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, क्या होता है 1 kg जो फ्यूल होता है उससे हीट जितनी प्रोड्यूस होती है उसको अपन कह देते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, उसकी क्वांटिटी को अपन कह देते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। ये क्या है कि कुछ आपको सब्सटेंस दिए गए हैं, इन सब्सटेंस की फ्यूल एफिशिएंसी का ऑर्डर मैंने आपको बताया है। काउ डंग की फ्यूल एफिशिएंसी सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद वुड की होती है, फिर कॉल की होती है, पेट्रोल की होती है, केरोसिन की होती है, उसके बाद डीजल की होती है, फिर मीथेन की होती है, फिर सीएनजी की, देन एलपीजी की, देन बायोगैस की, एंड लास्ट में हाइड्रोजन की। हाईएस्ट जो है वो हाइड्रोजन की होती है। ध्यान रखिएगा इस ऑर्डर को सही से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि बच्चे अक्सर इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं कि इसकी सबसे ज्यादा है या उसकी सबसे ज्यादा है। तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है, फ्यूल एफिशिएंसी को अपन कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन की, सबसे कम होती है काउ डंग केक की। ठीक है, सबसे कम सबसे ज्यादा, मैंने हाईएस्ट लिख भी दिया है ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। चलिए बच्चों, आज अपनी क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी तक ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद अपना टॉपिक रहता है बच्चों टाइप्स ऑफ फ्यूल्स रहते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स बर्निंग, है ना, वो रहते हैं हमने। अब यानी कि एक क्लास अपन को और लगेगी कि जो अपना कंबशन ऑफ फ्लेम चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।